Hello students, welcome to all. Today's lecture is Hull's need reduction theory. ये एक लर्निंग थ्योरी है. तो आज का जो टॉपिक है वो हल की नीड रिडक्शन थ्योरी पे बेस्ड होगा. तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहा हल ने लर्निंग के बारे में. आइए हल का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे. ओके, क्लार्क एल हल का एक इंट्रोडक्शन देखते हैं. पहले किसी भी थ्योरी को जानने से पहले हमें उस जो जिसने थ्योरी दी है, जो साइकोलॉजिस्ट है या जो फिलोसफर है, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जान लेना चाहिए कि वो हैं कौन. तो आइए देखते हैं हल के बारे में पढ़ते हैं. तो जो हल थे, हल का लाइफ स्पैन जो था 1884 से लेकर 1952 तक था. ओके, ये एक प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के, और इनकी जो लर्निंग थी वो किस पे रिलेटेड थी? नीड पे थी. ओके, इनका ये मानना था कि इंडिविजुअल नीड जो होती है वही लर्निंग को हमारे क्या करती है? फैसिलिटेट करती है. ही हेल्ड, इन्होंने ये भी इनका मानना था कि द एसोसिएशन बिटवीन एस आर इज नॉट इनफ फॉर लर्निंग. इनका ये मानना था कि केवल एस आर जो है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बार बार होना ही लर्निंग को प्रभावित नहीं करता है, लर्निंग का कारण नहीं है. उनके अनुसार उसमें कुछ और भी चीज़ होती है जिसको हम रिइंफोर्समेंट बोलते हैं. तो आगे वो रिइंफोर्समेंट की बात करेंगे. अकॉर्डिंग टू हिम सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड एंड अदर रिइंफोर्समेंट वाज नेसेसरी टू इस्टेब्लिश. उनका ये मानना था कि जो रिइंफोर्समेंट है, ओके, रिइंफोर्समेंट है, ये बहुत ज़रूरी है. ओके, इस्टेब्लिश किसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की. इन्होंने कहा कि केवल एसआर से लर्निंग नहीं होती है. ओके, इसमें क्या होता है? एसआर का जो बॉन्ड है उसको क्या मजबूत करता है? रीइंफोर्समेंट. तो उनका मानना यह था कि रीइंफोर्समेंट बहुत ही ज़रूरी है किसी भी लर्निंग के लिए. हल एम्फसाइज करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड. नीड जो है हमारी, उसका सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, उसका सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो इनका ये मानना था कि जब पहले हमारी क्या आती है? नीड आती है. नीड के बाद हम उस नीड को क्या करते हैं? नीड की फुलफिलमेंट करते हैं. और ये नीड का फुलफिलमेंट या सेटिस्फेक्शन किसके द्वारा हो सकता है? रीइंफोर्समेंट के द्वारा. रीइंफोर्समेंट कोई रिवॉर्ड हो सकता है या किसी प्रकार की प्रोत्साहन वर्बली, नॉन वर्बली भी हो सकता है. ओके, These need according to him could be reduced satisfaction through some reinforcement. इनका ये मानना था कि हम reinforcement के जरिए, इनका ये मानना था कि हम reinforcement के जरिए किसी भी बॉन्ड को क्या कर सकते हैं? मजबूत बना सकते हैं. ओके, और अगर हम वो reinforcement नहीं देंगे तो उसका जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा. और इनका एक और मानना था कि these needs according to him could be reduced by satisfied through the reinforcement. इनका ये मानना था कि जो नीड है, ओके, ये जो नीड है वो reinforcement से क्या हो सकती है? सेटिस्फाइड हो सकती है. ओके, तो नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या कर देना पड़ेगा? reinforcement देना पड़ेगा. इनका ये मानना था हल का. ठीक है, हल ने और भी अपने थ्योरी में कहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि नीड रिडक्शन और रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनके ये मानना था. इसीलिए इनके थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं? इनकी थ्योरी इसीलिए जानी जाती है. किस वजह से? इनकी थ्योरी को हम क्या समझते हैं? इनकी थ्योरी को हम नीड रिडक्शन थ्योरी भी कहते हैं. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू हल, man and animal are always confronted with such a situation in which there is a need. ओके, जहाँ नीड होती है वहाँ कोई भी मैन और एनिमल्स क्या करेंगे? एक्टिविटी करेंगे, उसको पाने की कोशिश करेंगे. आइए 2 पॉइंट दिए हैं और आगे देखें क्या कहते हैं. इनका मानना था कि जो रिइंफोर्समेंट होता है, क्या होता है? जो रिइंफोर्समेंट होता है वो किस लिए होता है? टू रिइंफोर्स द एसआर बॉन्ड विच हैव ऑलरेडी बीन फॉर्म. जो पहले से एसआर बॉन्ड बना हुआ उसको क्या करेगा? रिइंफोर्स करेगा. टू फॉर्म इंटायर न्यू एसर बॉन्ड, या तो नया एसर बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए हम रिइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि स्टडी. ओके, स्टडी हो गया और एग्ज़ाम हो गया. एग्ज़ाम क्या है हमारा? एग्ज़ाम हमारा है रिस्पॉन्स, स्टिमुलस. ओके, ये हमारा क्या है? स्टिमुलस. स्टडी क्या है? रिस्पॉन्स. जब एग्ज़ाम आता है तब हम स्टडी करते हैं मोस्टली. तो एग्ज़ाम हमारा क्या हो गया? स्टिमुलस, और स्टडी हो गया रिस्पॉन्स. हल कहना चाहते हैं कि ये पहले से जो एसआर जो बना हुआ है इसको
और भी मजबूत करने के लिए, इस चैन को और भी रिइंफोर्स करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं, अगर कोई स्टिमुलस है और उसमें हम रिस्पॉन्स को क्रिएट करना चाह रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम आ रहा है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ओके, एग्ज़ाम आ रहा है बट बच्चा क्या कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उसको रिइंफोर्स करेंगे। हम उसको पहले ही क्या करेंगे, पहले ही उसको लालच देंगे या पहले ही उसको रिइंफोर्स करेंगे कि बच्चा देखो पढ़ लोगे तो तुम्हें क्या दिलाएंगे, कोई गाड़ी दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे, है ना, या तुम्हारी पॉकेट मनी डबल कर देंगे, ऐसे लोग घर वाले कहते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये एक तरह का उसके लिए क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया। अब इस लालच में वो क्या करेगा, स्टडी करेगा, ओके, इससे वो क्या हो जाएगा, जो इसका स्टडी है उसका और एग्जाम्स का एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड बन जाएगा। ओके, यही हल समझाना चाहते हैं कि केवल एस आर इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनका मानना ये है कि केवल एस आर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है किसी भी लर्निंग के लिए, इसमें कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट जुड़ा होना चाहिए। ये हल की पूरी थ्योरी इसी पे बेस्ड है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन रिस्पॉन्ड ऑकर, एक रिस्पॉन्स आता है कब, जब हमारे पास कोई व्हेन अ चाइल्ड फील अ नीड। ओके, जब कोई बच्चे को नीड होती है तभी वो रिस्पॉन्स करता है। फॉर इंटेंस व्हेन ही इज हंग्री और थ्रस्टी, जब वो भूखा हो या प्यासा हो, देयर इज अ रिस्पॉन्स, वो क्या करेगा, वहाँ पे रिस्पॉन्स होगा। एंड द नीड और ड्राइव मिनिमाइज, तो जो उसकी नीड है और जो ड्राइव है वो क्या होगा, कम होगा या सेटिस्फाई होगा। ओके, इन अ सिंपल वे इट कैन बी स्टेटेड इन दिस वर्ड, वेन एवर अ रिस्पॉन्स फॉलोड क्विकली अ स्टिमुलस। कहना चाह रहे हैं कि जब कोई भी रिस्पॉन्स क्विकली किसी भी स्टिमुलस को फॉलो करता है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो एस आर है इस क्लोजली एसोसिएटेड, ये क्लोजली एसोसिएटेड हो जाता है इन टाइम, कुछ ही समय में, विद द डिमिनिशन ऑफ नीड। जैसे ही हमारा नीड रिडक्शन होगा वैसे ही हमारा स्टिमुलस एस आर जो बॉन्ड है वो क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। इट विल इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ एस आर, और ये क्या है, एस आर की जो टेंडेंसी है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि हमारा नीड क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट। ओके, और ये बार बार होता रहता है। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू फ्रेम हिज थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, इन्होंने एक थ्योरी प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था इन द पजल बॉक्स। एक पजल बॉक्स था। अब वो पजल बॉक्स क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ही प्लेस्ड अ रैट ऑन वन अपार्टमेंट। पहले तो उन्होंने एक बॉक्स बनाया दोस्तों, ठीक है, पहले उन्होंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और एक बॉक्स को समझ लीजिए कि दो अपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ वॉल। ओके, इस वॉल पे एक होल था। ओके, इस वॉल पे क्या था, एक होल था, और यहाँ पे एक अपार्टमेंट में रैट था। इतना समझ में आया। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि इन दिस बॉक्स देयर वर अनदर अपार्टमेंट। ओके, जैसे कि हमने दो अपार्टमेंट बना दिए, विच वॉज डिवाइडेड बाई अ वॉल। ओके, जो हमने बता दिया आपको कि वॉल से डिवाइड किया गया था। दिस वे, इस तरीके से, टू दिस अपार्टमेंट वॉज थ्रू अ होल एट द टॉप ऑफ द डिवाइडिंग वॉल। टॉप पे क्या था, एक होल बना दिया था। एन इलेक्ट्रिक करंट वॉज स्विच्ड ऑन द कंपार्टमेंट वेयर द रैट वॉज। अब क्या किया था कि एक इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे पास किया हुआ था एक अपार्टमेंट में। द करंट वॉज ऑल्सो डायरेक्टेड इनटू द डिवाइडिंग वॉल। ओके, द करंट वॉज ऑल्सो डायरेक्टेड into the dividing wall. This stimulus of electric current, the rat respond in a number of way. Okay, अब वो क्या करते हैं, वो करंट को पास करते हैं, यानी उसको स्टिमुलस देते हैं, तो कहीं ना कहीं रैट को क्या लगता था, एक करंट का झटका लगता था। इट स्टार्टेड कटिंग बार, और वो क्या करता था, बार को कट करता था, ठीक है, बॉक्स को कट करता था, जो बॉक्स में बार्स लगे हुए थे उसको कट करता था। एंड बिगेन टू जंप, और जंप करना शुरू कर देता था। ओके, इन दिस एंड में क्या हुआ, इट जंप इनटू द अनदर अपार्टमेंट थ्रू अ होल। अब वो क्या किया, ट्राई करते करते उस होल से दूसरे
अपार्टमेंट में चला गया। दिस वॉज रिप्लेस्ड इट द रैट लर्न टू द जम्प इमीडिएट। अब वो क्या करता है, फिर उनको उठा के उस अपार्टमेंट में रख दिया जाता है चूहे को। अब वो चूहा रैट जो था वो फिर करंट पास करते हैं, तो अब उसकी जो लर्निंग है वो इन्हेंस हो गई विद द हेल्प ऑफ व्हाट, करंट। अब वो जैसे ही करंट लगता है उसको पता था कि अब उसको उसी होल से उधर जाएगा तो बच पाएगा, तो उसकी एक कंडीशनिंग हो जाती है। ओके, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट। ऐसे यहाँ पर रीइंफोर्समेंट क्या है, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट क्या है, वो करंट से उसके अंदर एक रीइंफोर्समेंट के थ्रू एक नीड डेवलप हो रही है कि उसको करंट लग रहा है तो उसको वहाँ से भागना है। नीड आ गई, अब नीड आ गई तो नीड क्या कर रही है, उसको ड्राइव, एक तरीके का फोर्स दे रही है कि वो कहीं इससे बाहर निकले। वो फोर्स क्या कर रहा है, उसको मजबूर कर रहा है तरह तरह की एक्टिविटी करने के लिए। और जब वो एक्टिविटी कर रहा है तो एक बार वो क्या होता है, सफल हो जाता है। जब बार बार ऐसा होता है तो उसकी लर्निंग हो जाती है, उसको पता हो जाता है कि अब हमको इसी होल से निकलना है, जैसे कि आप समझ चुके हैं। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें एक और दिस शोड, ये क्या शो करता है, आपने थॉर्नडाइक की पढ़ी है ना, ट्रायल एरर, उसमें 3 लॉ दिए थे। ये दिखाता है लॉ ऑफ इफेक्ट को, क्या देता है, लॉ ऑफ इफेक्ट को शो करता है इनका ये एक्सपेरिमेंट। एक और एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। ओके, इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 2 seconds बिफोर द इलेक्ट्रिक करंट वॉज स्विच्ड ऑन द बेल वॉज रन। ओके, अब क्या करते थे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से पहले वो क्या करते थे, बेल को बजाते थे। द रैट वॉज क्विकली लर्न एंड जम्प। ओके, अब उसको पता चल गया कि बेल बज गया है, वही पेवलॉव वाला, अगर आप लोगों ने देखा होगा, बेल और खाना और सलाइवा सिक्रेशन वाला जो चेन था, इन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया किससे, बेल से। ओके, बेल के बाद वो क्या करते थे, करंट पास करते थे, और करंट पास करने के बाद वो होल से क्या करता था, जंप कर जाता था। ठीक है, ये कंडीशनिंग हो जाती है। अब बेल को सुनते ही वो क्या करता था, जंप कर देता था। दिस टाइप्स ऑफ लर्निंग ऑकर ड्यू टू द कंडीशनिंग। अब उसकी कंडीशनिंग हो गई थी, इस वजह से वो करता था। इट देयरफॉर इट फॉलो द अकॉर्डिंग टू हल्स थ्योरी लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ कंडीशनिंग। ओके, क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन से ऐसी थ्योरी है जिसमें लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ कंडीशनिंग को दर्शाया गया है, तो वो है किसकी थ्योरी, वो है हल की थ्योरी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हल की थ्योरी में, या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको जानना जरूरी है, जैसे कि नीड। ओके, पहला क्या है, पहला है नीड। नीड बात हो रही थी, इनका माना था किसी भी काम को करने से पहले हमें एक नीड की जरूरत होती है। ओके, और विदाउट नीड कोई कुछ नहीं करता। फिर उसके बाद वो नीड क्या करती है, एक तरह की आपके अंदर ड्राइव, एक तरीके का आपको फोर्स देती है। ठीक है, कॉमन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल प्राइमरी मोटिवेशन। ओके, भूख लगी, प्यास लगी है, ठीक है, तो प्यास क्या करेगी आपको, एक तरीके से आपको एक ड्राइव, एक आपके अंदर उलझन पैदा करेगी, एक ड्राइव पैदा करेगी, जिसके थ्रू आप कुछ करने की, अपने प्यास को बुझाने की कोशिश करेंगे। ओके, इस ड्राइव, ये ड्राइव जो है, नीड हो गया, नीड के बाद ड्राइव हो गया, ड्राइव के बाद आप क्या करेंगे, पानी पिएंगे। वो जो ड्रिंकिंग है वो आपके लिए क्या करेगा, रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हल, रीइंफोर्समेंट इज एज व्हेनेवर आर, यानी रिस्पॉन्स टेक्स प्लेस इन अ टेम्परेरी कॉन्टिग्यूटी विद द इफेक्ट ऑफ, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जब कोई भी रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस पे, ठीक है, उसके बीच में जो उसको रीइंफोर्स का काम करता है, जो उसको और उसकी एसर बॉन्ड को मजबूत करता है विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड। ठीक है, एनी काइंड ऑफ प्रेज, कुछ भी हम जो करते हैं अपने ड्राइव को कम करने के लिए, वो हमारे लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है। ओके, पोस्टुलेट्स, कुछ जनरल रूल बताए थे हल ने। ओके, तो ये देखते हैं वो जनरल रूल क्या थे, उन्होंने 16 दिए थे। ओके, उन्होंने कितने दिए थे, 16 पोस्टुलेट्स दिए थे। यहाँ पे कुछ जनरल रूल, उन 16 में से कुछ रूल्स को एक्सप्लेन किया गया है। पोस्टुलेट्स ऑफ हेरिडिटी एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, हेरिडिटी इन लर्निंग, देयर आर अनलर्न स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ ये कहते हैं कि हेरिडिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, हेरिडिटी क्या करती है, मैटर्स इन लर्निंग। हेरिडिटी लर्निंग में महत्व रखती है कि आपकी हेरिडिटी किस प्रकार की है। देयर आर अनलर्न स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस। ठीक है,
ये कैसी होती है, ये अनलर्न स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस होती है, जिसको हम लर्न तो नहीं करते बट वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स हमारे हेरिडिटी में होता है। ओके, पोस्टुलेट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे प्राइमरी रिइंफोर्समेंट क्या था, प्राइमरी रिइंफोर्समेंट था फूड, ठीक है। पेवलॉक की आपने थ्योरी पढ़ी होगी, पेवलॉक में पहले क्या देते हैं, फूड। तो फूड इज अ काइंड ऑफ व्हाट, प्राइमरी रिइंफोर्समेंट, बिकॉज इट इज अ नेचुरल स्टिमुलस। ओके, फूड क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है, नेचुरल रिइंफोर्समेंट है, किसके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। ओके, सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट जब हम आर्टिफिशियल स्टिमुलस देते हैं या आर्टिफिशियल रिइंफोर्समेंट देते हैं, जैसे फूड के साथ किसका था, बेल का, तो बेल हमारे लिए क्या हो गया, सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट, यानी बेल बज गई तो अब सामने वालों को पता चल गया हाँ फूड आएगा, प्राइमरी रिइंफोर्समेंट आएगा। ओके, पोस्टुलेट्स ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ओके, हम किसी भी हैबिट को स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं किसी भी हैबिट को, ठीक है। रिएक्शन पोस्टुलेट, ओके, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ टेंडेंसी टू द रिस्पॉन्स, ठीक है। जो रिएक्शन पोस्टुलेट्स होता है वो क्या करता है, इसकी टेंडेंसी होती है किसी भी रिस्पॉन्स को क्या करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए। पोस्टुलेट ऑफ स्टिमुलस इंटेंसिटी, ठीक है, हमारे स्टिमुलस की इंटेंसिटी कितनी है, द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस द ग्रेटर द रिस्पॉन्स, मतलब जितनी भी स्टिमुलस होगी, जितनी भी टेंडेंसी स्टिमुलस की ज़्यादा होगी उतनी ही हमारे रिस्पॉन्स भी होगा। ओके, पोस्टुलेट ऑफ इंटेंसिव मोटिवेशन। ओके, जैसे कि यहाँ स्टिमुलस की बात हुई थी वैसे ही यहाँ पे इंटेंसिव मोटिवेशन की बात हुई है। द ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ इंसेंटिव इन रिइंफोर्समेंट द ग्रेटर द रिएक्शन पोस्टुलेट। ओके, कि जितना भी इंसेंटिव यूज किया जाएगा, इंसेंटिव और यूज अलग अलग है। ओके, इंसेंटिव यूज्ड इन रिइंफोर्समेंट द ग्रेटर इन द रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट है पोस्टुलेट ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ओके, कभी कभी हम स्टिमुलस को जनरलाइज कर देते हैं, कभी कभी हमारे लिए स्टिमुलस जनरलाइज हो जाता है। द पोस्टुलेट्स मीन देयर आर टू और मोर लाइक स्टिमुलस, एक ही प्रकार के दो तरीके के स्टिमुलस हो सकते हैं, ठीक है, विच कैन इवोक एग्जैक्टली द सेम रिस्पॉन्स, जिससे कि हमारा रिस्पॉन्स क्या हो जाए, सेम आ जाए। जैसे कि जितने भी हम बड़े मूछे वाले लोग व्यक्तियों को या टीचर्स को अगर हम देख लेते हैं, हमारे मन में क्या आता है कि ये टीचर तो बहुत ही खतरनाक होंगे। ओके, हमने क्या कर लिया है, स्टिमुलस को जनरलाइज कर लिया है। हमने हमारे जो कथाओं में, जो हमारे बुक्स में लिखा होता है, तो हमेशा एक खतरनाक एक व्यक्ति को कैसे दिखाया जाता था, बड़ी बड़ी मूंछों के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल रावण, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मूंछ जहाँ भी देखते हैं किसी भी व्यक्ति का, तो हम उसको जनरलाइज कर देते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही एंग्री होगा, बहुत ही क्रोधी किस्म का होगा। ओके, ये यहाँ पे हमारे जो हल की जो नीड रिडक्शन थ्योरी है वो ख़त्म हो रही है। आई होप आप लोग को ये थ्योरी समझ में आई होगी। समझ में अगर नहीं आई है, जितने भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए और माता पिता का ध्यान रखिए।